तो नमस्कार दोस्तों, दिस इज वैभव त्रिपाठी. यू ऑल आर वाचिंग आजाद क्लासेस. वी आर कंटिन्यूइंग स्टैटिस्टिक्स फॉर क्लास 11th और थर्ड चैप्टर हम बिगिन कर चुके हैं कलेक्शन ऑफ डेटा. इस पे मैंने एक वीडियो बनाई भी है. इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू दैट यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो विच हैज बीन मेंशन्ड बाय मी इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, उसमें हम बेसिकली चैप्टर के जो भी क्लियरिटी थी या जो भी हमें पढ़ना था चैप्टर में, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसके बारे में पढ़े. इसके बाद आज का जो टॉपिक है बेसिकली यहाँ पे हम चैप्टर ऑलमोस्ट एंड कर देंगे. दैट इज सर्वे के बारे में हमें पढ़ना है. उन बच्चों के लिए जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, एक बार मैं पुनः रिवाइज कर देता हूँ विद इन अ मिनट. वी हैव स्टिल स्टडीड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. आफ्टर द इंट्रोडक्शन वी हैव स्टडीड दैट हाउ टू कलेक्ट द डेटा, हाउ टू समराइज इट. ठीक है, और डेटा कलेक्शन से पहले का एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. मान लो भैया तुम्हें कोई डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है, और तुम्हें स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है, तो आप एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक बनाएंगे, एक स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी बनाएंगे कि कैसे हम किससे किस तरह से डेटा लेंगे. आफ्टर यू हैव मेड अ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी यू स्टार्टेड टू कलेक्ट द डेटा. आप डेटा कलेक्ट करना चालू करेंगे, सारे बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चालू करेंगे. अब आपके मेथड्स अलग भले हो सकते हैं और वो सारे के सारे मेथड्स मैंने कराए हैं पिछले वीडियो में. तो वंस यू हैव कलेक्टेड द डेटा, आफ्टर दैट यू हैव टू मेक सर्वे. फिर आप सर्वे करोगे कि कौन सा बच्चा कैसा है. अभी तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ डेटा आया था, ठीक है, कि ये बच्चा ये ऐसा है, इसके फादर का नाम ये है, स्कूल में पढ़ता है, ये सारी चीज़ें. अब उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में, किस सब्जेक्ट में वो कितना तेज है नहीं है, सारी की सारी चीज़ें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप सर्वे के माध्यम से ले सकते हैं. तो हमारी भारत सरकार, हमारे बिजनेस यूनिट्स, हमारी प्राइवेट बिजनेसमैन या फिर एंटरप्रेन्योर एक सर्वे जरूर करता है कि आगे फ्यूचर में वो चीज़ों को किस तरह ले जा सके. अगर भारत सरकार को एग्रीकल्चर में अच्छा काम करना है तो भारत सरकार को सिर्फ ये डेटा लेने से नहीं काम चलेगा कि 60% लोग अगर एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं तो एग्रीकल्चर पे काम करो. डजंट मैटर, ठीक है. आप 60% लोगों की प्रॉब्लम से समझिए, एक सर्वे करिए और सर्वे करने के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी कमियां रह गई हैं और उसे कैसे दूर करनी है. तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली सर्वे. Now we are studying about method of survey. There are generally two methods of survey. One is census method and second one is sampling method. दो तरीके से सर्वे किया जा सकता है. If I talk about census, what is the difference between census and sampling? Census का मतलब कि यहाँ पे आप एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल से, ठीक है, और आप सेलेक्टेड पीपल को लेके इंफॉर्मेशंस लेते हैं और बेसिकली आप किसी को छोड़ते नहीं हैं. ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स को जितने भी हैं, सारे के सारे लोग हैं, उनसे आप एक सर्वे, एक डेटा लेते हैं. दैट इज कॉल्ड सेंसस, कंप्लीट इंफॉर्मेशन. चाहे आप डेमोग्राफिक यानी पॉपुलेशन से रिलेटेड स्टडी करें या जिस भी संबंध में आपको डेटा चाहिए. सपोज भारत सरकार सेंसस कराती है, आपको पता है सपोज क्या करना है, हर 10 साल पे सेंसस होता है. पिछला सेंसस 2011 में हुआ था, अगला सेंसस भारत का अगले साल यानी कि 2021 में होगा. तो भारत सरकार ने सेंसस लिया तो सेंसस के बारे में पता चला कि आज भी भारत में 23.9% पॉवर्टी रेट है. आज भी भारत की पॉपुलेशन स्टेट की इतनी है, यूपी में पॉपुलेशन ज़्यादा है, बिहार में गरीबी और पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक, केरल आज भी लिटरेट स्टेट है. तो ये पता कैसे चल रहा है? ये पता एक्चुअली सेंसस के बेसिस पे ही पता चल रहा है और इस डेटा कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट इसे क्या है अपने हिसाब से यूज करेगी. ओके, दैट इज कॉल्ड सेंसस. सर्वे अगर सैम्पलिंग मेथड से हो तो क्या है? सैम्पलिंग का मतलब सैम्पलिंग वर्ड सैंपल वर्ड से बना हुआ है कि हम कुछ डेटा ले लेते हैं और ऑन एवरेज बेसिस आप डेटा कलेक्शन करते हैं. व्हाट इज सैम्पलिंग? तुम्हारे क्लास में भैया मान लो 40 स्टूडेंट हैं, हमने एट रैंडम कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लिया. कुछ लोगों चाहे एट रैंडम किया, चाहे हमने सोच समझ के किया, लेकिन कुछ लोगों को ही किया. 40 में से सपोज हमने 8 लोगों को सेलेक्ट किया. उन 8 लोगों की हमने स्टडी की, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिया और उनके साथ साथ मैंने वैसे क्वेश्चंस पुट किए जो मैं 40 के 40 लोगों से पुट करता. तो वो जो 8 का आंसर आया, रिप्लाई आया, उन्हीं के बेसिस पे मैं ये माना कि 40 लोगों की इंफॉर्मेशन ये मैंने ले ली. तो बेसिकली सेंसस एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एक हर एक आदमी को सेलेक्ट करके इंफॉर्मेशन लिया जाएगा एंड सैम्पलिंग ऑन एन एवरेज बेसिस का सिलेक्शन लिया जाएगा. तो दोनों की अपनी मेरिट्स और डीमेरिट्स है, आप पढ़िएगा जरूर. वेल,
In detail, if we talk about census, the first census in India was done in the year 1871, but it was not reliable, it was not so accurate and complete data. चूंकि उस समय हम ब्रिटिश रूल के ही अंडर रह रहे थे, we were still not got independent in 1881. So after 10 years, 81 or 71, still we are not got, still we were not independent. So after 10 years, in 1881, the first complete and accurate census has been done in India. ठीक है, ये तो ब्रिटिश के पीरियड में हुआ, सीधी सी बात है, और तब से हर 10 साल से सेंसस हो रहा है, और पहला इंडिपेंडेंट सेंसस भारत में 1951 में हुआ. If we talk about sampling, as I told you the meaning, now there are two types of sampling. One is random sampling and second is non-random sampling. Random sampling क्या होती है? याद है अभी थोड़ी देर पहले मैं 40 बच्चों का एग्जाम्पल ले रहा था तुम्हारे ऊपर. तो भाई अगर 40 बच्चे बैठे हैं और वही एग्जाम्पल कि अगर मैंने आंख बंद करके 8 लोगों को सेलेक्ट कर लिया, 5 लोग 6 लोग को सेलेक्ट कर लिया, मतलब मेरे हाथ में आइस पाइस खेलते हुए जितने लोग आ गए खिलाएंगे बचपन में, तो वो जितने हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए उनसे अगर मैं इंफॉर्मेशन लेता हूँ तो दैट इज कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग, क्योंकि एट रैंडम मैंने उन बच्चों को सेलेक्ट किया है और उनसे इंफॉर्मेशन लिया. नॉन रैंडम सैम्पलिंग. अच्छा, रैंडम सैम्पलिंग के मेरिट्स या फिर फीचर्स में अगर बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात रैंडम सैम्पलिंग में ये आती है कि देयर इज अ 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच कैंडिडेट टू बी गॉट सेलेक्टेड, है कि नहीं. अब यार मैं 40 बच्चों में किसका 8-10 लोग का नाम ले लूँ, ये डिपेंड करता है कि 100% प्रोबेबिलिटी है कि सारे के सारे लोग सेलेक्टेड हो सकते हैं. इस रैंडम सैम्पलिंग को प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं, ठीक है. और फिर हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन उन एवरेज बेसिस पे लेते हैं, क्योंकि सैम्पलिंग बेसिकली एवरेज बेसिस का ही डेटा है. नॉन रैंडम सैम्पलिंग मीनिंग अब क्लियर हो गई होगी. लेकिन नॉन रैंडम सैम्पलिंग में 100% सारे लोगों का जो है कि नहीं प्रेडिक्शन रहता है, कि प्रोबेबिलिटी नहीं होती है सेलेक्ट होने की, क्योंकि हम पहले से ही मन बना के गए होते हैं कि हमें सेलेक्ट कैसे करना है. मतलब टीचर अगर डेटा लेना चाहे तो पहले ही माइंड में बनाया कि हम इन्हीं 8 बच्चों को सेलेक्ट करेंगे, तो बाकी लोग तो बस यार ऐसे ही बैठे रहेंगे फॉर्मेलिटी करने के लिए, लेकिन सेलेक्ट वही 8 लोग होंगे. अपने हिसाब से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा और अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन उनसे ली जाएगी. तो चाहे सैम्पलिंग चाहे सेंसर, जो भी मेथड हम अपनाएं, ये दोनों ही मेथड सर्वे करने के लिए है. और ऐसा नहीं है कि हर बार सेंसस या हर बार सैम्पलिंग मेथड ही अच्छा हो, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कि हमें सेंसस मेथड अप्लाई करना है कि सैम्पलिंग मेथड. ओके, नोट करिए इसे. आगे पढ़ेंगे हम रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग को थोड़ा सा डिटेल में. तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं मेथड ऑफ रैंडम सैम्पलिंग पे. 2 मेथड्स आर देयर. वन इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग and second is restricted random sampling. Simple random sampling is again just type of a random sampling. There is a 100% probability of each candidate to be selected in sample. Simple random sampling जरा सा homogeneous data के बारे में बात करती है. homogeneous data के बारे में बात करने का मतलब कि यहाँ पे एक जैसा ही डेटा हो. अगर आप इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हो तो उसमें सारी चीज़ें कॉमन होनी चाहिए. हाउस होल्ड का अगर आप डेटा कर रहे हैं तो हाउस होल्ड में सिमिलैरिटीज होनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, और ये होमोजीनियस डेटा पे ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ड होता है. रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग टेल्स दैट देयर इज आल्सो अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ डेटा, बट दैट शुड बी ऑफ हेट्रोजीनियस, द डेटा शुड बी हेट्रोजीनियस इन नेचर. तो उसे हम क्या रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं. तो रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग फिर से 4 मेथड है इसका. Stratified random, systematic sampling, cluster sampling and multi-stage sampling. तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले stratified random sampling की, तो मान लो कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं तुम्हारे पास, और उस ग्रुप ऑफ पीपल को आपने डिवाइड कर दिया सब ग्रुप्स में, और उस सब ग्रुप्स को आप स्ट्राटा के नाम से जानते हो. मैंने एक्चुअली लिखा नहीं है, लेकिन आप नोट कर लो. अगर आपसे पूछता है व्हाट इज स्ट्राटा, तो स्ट्राटा जनरली मीन्स दैट द ग्रुप ऑफ पीपल हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉल parts of subgroups, and those small part of subgroups will be called as strata. और फिर उस strata में से हम randomly pick करते हैं लोगों को, और फिर उनकी सैम्पलिंग होती है. नहीं क्लियर हुआ भाई? एग्जाम्पल ले लेते हैं. 4 ग्रुप A, B, C, D, ABCD. ये तो क्लियर हो गई. हाँ, कितने साल से क्लियर करते आ रहे हैं, ठीक है. तो ABCD क्लियर है. तो ABCD में एक्चुअली हमने मान लो कि 25 स्टूडेंट्स को रखा, 25 इन
ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। 100 स्टूडेंट्स हुए। अब उस स्ट्रैटा 4 स्ट्रैटा हमारे बने, उसमें से कुछ लोगों को रैंडमली पिक करना, कुछ स्टूडेंट्स को हमने ए ग्रुप पे से पिक किया, कुछ बी को, कुछ बी में से, कुछ सी में से, कुछ डी में, और फिर उनकी सैम्पलिंग होगी। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। सेकंड इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नाम से क्लियर है कि एक सिस्टम में सैम्पलिंग करो, तो करो भैया। जैसे हम रैंडमली ही लोगों को इसमें बेसिकली उतना ज़्यादा रैंडमली नहीं पिक कर सकते हैं, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से हर nth आइटम को हम पिक करते हैं। हर nth आइटम का मतलब कि मान लीजिए कि हम एक सिस्टम चला रहे हैं 1 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30, 36, 42, 48 पहाड़ा पढ़ दिया मैंने छेगा एंड सो ऑन। तो अब उसमें से 6th वाले का सैंपल लेंगे, 12th वाले का सैंपल लेंगे, 18th वाले का सैंपल लेंगे, 24th वाले का सैंपल लेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। आइए भैया बढ़ते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। तो क्लस्टर सैम्पलिंग बेसिकली बताता है कि यहाँ पे क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग लगभग एक दूसरे से मिलता जुलता है, और क्लस्टर सैम्पलिंग होमोजीनियस डेटा के बारे में फिर बात करता है। जैसे मान लो कि हम 10 हाउसहोल्ड्स का डेटा ले रहे हैं और वो 10 हाउसहोल्ड्स में होमोजीनियस है, तो सिमिलैरिटी तो होगी, एक ही जैसा इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन एंड ऑल, तो अब उनका हम डेटा ले रहे हैं। और मान लो कि 10 परिवार में 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग का हम डेटा ले रहे हैं, या 500 लोग हैं, एग्जाम्पल 500 का हम डेटा ले रहे हैं, और हमने उसमें मान लो कि 10 क्लस्टर बना लिए, 10 क्लस्टर बनाया और एक क्लस्टर में 50 लोग हैं, तो 10 क्लस्टर में हमारे 500 लोग कंप्लीट हुए। अब उन 10 क्लस्टर में से रैंडमली हम किसी क्लस्टर को पिक कर लेते हैं, किसी 1, 2, 3, 4, 5 किसी भी क्लस्टर को आप पिक कर सकते हैं। मान लो 10 में से हमने 3 क्लस्टर पिक किया, कोई भी क्लस्टर नंबर 2, 7, 10, तो 2, 7, 10 में जितने भी नंबर्स हमारे होंगे 50-50, उन 150 लोगों का हम सैंपल ले लेंगे। दैट इज कॉल्ड बाय क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। एंड लास्ट इज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग ये बताती है कि एक तरह का क्लस्टर सैम्पलिंग का ही ये क्या है, और ज़्यादा वेरिएशंस है, और या ये और ज़्यादा डिटेल डेप्थ में बात करती है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, यहाँ भी आप छोटे छोटे ग्रुप्स में लोगों को बांटे, ठीक है, क्लस्टर बनाए, और एक क्लस्टर मान लो हमने 3 क्लस्टर सेलेक्ट किया था ना, इसमें क्लस्टर नंबर 3, 7 और 10, तो अब उसमें से हम फिर कुछ लोगों को सेलेक्ट करेंगे सेकेंडरी स्टेज पे से, और उसमें से भी हम फिर कुछ लोगों को सेलेक्ट करेंगे। तो ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग बेसिकली होती है। तो पढ़ा क्या हमने, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं। वंस द डेटा इज बीन कलेक्टेड, द डेटा विल बी सर्वेड बाय गवर्नमेंट, बिजनेस यूनिट्स, एंटरप्रेन्योर और whosoever needs it. The survey can be done by 2 methods, census and sampling. Okay, census is complete information, direct personal touch होता है census में, okay, और जनरल ऑफ रजिस्ट्रार ऑथोराइज्ड होता है सेंसस कराने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का। हमारे तुम्हारे बस का नहीं है, वो बड़ी चीज़ है, बस याद कर लेना है। और रही बात सैम्पलिंग की, तो 2 तरह का है, एक रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। नेक्स्ट व्हेन विल बी मीटिंग, then I am going to discuss random, non-random sampling. Okay, so thank you, really thank you for your support.